नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी का मास्टर बैच चल रहा है और आज 6वां दिन है और आज के सेशन में हम लोग मुगल काल के बारे में और मराठा काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी का मास्टर बैच लेकर के चल रहे हैं, जो कि टोटल 30 दिनों का बैच होगा और आज 6वां दिन है। अगर आप सीरियसली होकर के यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा को निकालना चाहते हैं तो आप हमारी डेली 30 दिनों के सेशन के साथ जुड़ जाइए। और हम डेली 2 क्लासेस लेते हैं, एक दोपहर 12 बजे, एक शाम को 6 बजे वाली, और दोनों ही क्लासेस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पूरी क्लासेस को देख लेते हैं तो आप इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा में 100 में से 90 से ऊपर स्कोर करके बड़े आराम से लेकर के आएंगे। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ों को कवर करेंगे। ये वीडियो पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सिलेबस पर डेडिकेटेड है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों के लिए छोड़ा गया हो और कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं डाला गया है। जितना आपके पीटी के सिलेबस में है सिर्फ उतना ही ऐड किया गया, इसलिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी कॉम्पैक्ट किया जा चुका है जितना कम से कम किया जा सकता था, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर सको, अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। तो शुरू करने से पहले वीडियो को देखना पूरा एंड तक। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुगल काल की। तो मुगल काल की शुरुआत होती है बाबर से। तो बाबर के बारे में जाने तो इसका शासन अवधि 1526 से लेकर 1530 के बीच में रहता है। दोस्तों, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था और बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और माता इनकी मंगोल वंश की थी। और बाबर का जन्म 19 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। और दोस्तों, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान 1518 से 1519 के बीच में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भीरा के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी से पानीपत का युद्ध लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। और उसके बाद इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया। इसके अलावा पानीपत के युद्ध में तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। मार्च 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध में महमूद लोधी को पराजित किया और 26 नवंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। दोस्तों, बाबर ने मुइनियान पद्धति का सृजन किया था और उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की तुर्की भाषा में रचना की थी। अब जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। तो दोस्तों, हुमायूं के शासनकाल को हम लोग 2 भागों में बांट रखे हैं। पहला बांटा है हमने 1530 से लेकर 1540 में, दूसरा बांटा है 1555 से लेकर के 1556 में। दोस्तों, 30 दिसंबर 1930 को 22 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया और हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया। किस पर? प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, जो कि कलिंजर के शासक थे। इसके बाद 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हर बार कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 27 जून 1539 को लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों हुमायूं हार जाया करता है और जब हुमायूं हार जाता है तो शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला जाता है और 1555 ईस्वी में एक बार फिर से अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध होता है और इस बार अफगान सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और दोस्तों इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुआ करती है। उसके बाद सरहिंद की विजय के बाद 1555 ईस्वी में एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है और हुमायूं के दूसरी बार बादशाह बनने के 1 साल बाद जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाया करती है। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अकबर जो है अगला सम्राट बना करता है मुगल। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक अल्प वयस्क
14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान में हुआ करता है। और जब अकबर का राज्याभिषेक होता है तब अकबर की आयु महज 14 वर्ष 3 महीने की रहती है। कितना? 14 वर्ष 3 महीने की रहती है। और दोस्तों अकबर के बचपन का नाम जलाल था और अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ था। इसके अलावा 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक बैरम खां ने अकबर का प्रशासन में संरक्षण दिया और बैरम खां की ईमानदारी के कारण उसे खाने उसके बाद 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हेमू हार जाया करता है और इसके फलस्वरूप अकबर को दिल्ली और आगरा का शासक घोषित किया गया। दोस्तों अगर इसके अलावा अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया और ठीक उसके एक साल बाद 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर भी समाप्त कर दिया और ठीक उसके एक साल बाद फिर से 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर का अंत हुआ और 1564 ईस्वी में जजिया कर का अंत हुआ। उसके बाद 1567 में अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा किया था और अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसके अलावा अकबर ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करने के लिए 1575 में एक इनादत खाना की स्थापना की थी। किसकी? इनादत खाना की स्थापना की थी। उसके बाद 1579 में अकबर ने महजरनामा की घोषणा की और दोस्तों महजर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। उसके बाद 1582 में अकबर ने सभी वर्गों में, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही, जिसको हम लोग दीन इलाही के नाम से भी जाना करते हैं, तो इस दीन इलाही नामक एक नया धर्म परिवर्तित किया। और जो अकबर था दोस्तों ये सूफी मत में आस्था रखता था, ठीक है ना। और सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्राश्रय दिया। और दोस्तों अकबर जो था वो शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। इसके अलावा 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नए कैलेंडर इलाही संवत का जारी किया और अकबर ने दरबारी लेखक या अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना भी की है। और दोस्तों 4 बाग बनाने की प्रथा अकबर ने शुरू की। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि अकबर जो था वो वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। किसका? नगाड़ा बजाने का बहुत शौकीन था अकबर। अब अकबर के बाद आता है जहांगीर। तो दोस्तों जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मरियम उस जमानी में से हुआ था, ठीक है ना। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से साम्राज्य का शासक बना। उसके बाद नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी और इन दोनों का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों नूरजहां के बचपन का नाम मेहरून निसा था और उसके पिता का नाम ग्यास बेग था। इसके अलावा दोस्तों जहांगीर ने आगरा के किले पर न्याय की जंजीर लगवाई और जहांगीर ने 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। इसके अलावा जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, तो शहजादा खुर्रम के विद्रोह को महावत खान ने दबाया था। किसने? महावत खान ने दबाया था। इसके अलावा जहांगीर ने सूरदास को संरक्षण दिया था और उसी के समय में या उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना भी हुई थी। और जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों सर टॉमस रो सम्राट जेम्स का दूत बनकर भारत आया था और नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब जहांगीर के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो शाहजहां बनता है। तो दोस्तों शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी को मारवाड़ राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी कि जोधाबाई के गर्भ से हुआ था और शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों खुर्रम था। 1668 ईस्वी में शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक किया गया और शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1668 ईस्वी में बुंदेला के शासक जुझार सिंह का था और मोहम्मद सैयद, जिनको हम लोग मीर जुमला के नाम से भी जानते हैं, तो मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। और 1668 ईस्वी में शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया था
और शाहजहां ने संगीतज्ञ ला खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। और इसके अलावा शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था और इसने साई-ए-अकबरी नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। और इसके बाद दोस्तों दारा और औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1698 ईस्वी में धर्मट का युद्ध होता है और 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया तथा 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाया करती है। और जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगला शासक औरंगजेब बनता है। दोस्तों औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1668 को दोहाद गुजरात में हुआ था और 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। उसके बाद 1698 में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में औरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। और मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे और औरंगजेब दोस्तों सुन्नी धर्म को मानने वाला था और औरंगजेब को ही जिंदा पीर भी कहा जाता है और ये बहुत ही कट्टर मुसलमान था औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब 1669 में या 1679 में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। और 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों और उत्सवों पर मनाए जाने पर रोक भी लगा दी। उसके बाद 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया और औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसके बाद औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है केवल जहां औरंगजेब तक ही आपके JPSSC PET के सिलेबस में दिया गया है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मुगल काल के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में और उनका क्या कार्य था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों जो अधिकारी प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करता था उसको हम लोग सूबेदार बोलते थे। और दोस्तों जो अधिकारी प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था उसको हम लोग दीवान बोलते थे। और जो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, बख्शी बोलते थे। क्या बोलते थे, बख्शी बोलते थे। और जो नगर का प्रधान होता था उसे हम लोग कोतवाल कहते थे। और परगने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको हम लोग सिकदार बोलते थे। और जो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था उसको हम लोग अमल गुजार कहते थे। और दोस्तों गांव के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला अधिकारी और लगान निर्धारित करने वाले अधिकारी को हम लोग आमिल कहते थे। क्या कहते थे, आमिल कहते थे। तो अब यहाँ पे मुगल एम्पायर खत्म होता है। यहाँ पे अभी तक उस सारी चीजें करा दी गई जितना आपको पीटी के सिलेबस में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर मराठा एम्पायर को, मराठा साम्राज्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। कि समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हम लोग आगे शुरू कर सके मराठा साम्राज्य के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई और शीघ्र ही अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मराठा साम्राज्य भारत की महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा। यहां तक कि बाद के दिनों में उन्हें मुगलों का उत्तराधिकारी भी कहा जाने लगा था। दोस्तों साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था जिनमें से पेशवा पद की स्थिति प्रधानमंत्री जैसे हुआ करती थी। अब आइए इस अष्टप्रधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अष्टप्रधानों में सबसे टॉप पे पेशवा हुआ करता था जो कि राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख किया करता था। उसके बाद पेशवा के बाद आता था सरे नौबत जो कि सैन्य प्रधान हुआ करता था। और सरे नौबत के बाद आता था अमात्य जो कि आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। इसके बाद आपका था वाक्यान्वीस था जो कि सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष हुआ करता था। और इसके अलावा दोस्तों वाक्यान्वीस के बाद आता था चिटनिस जो था दोस्तों वो राष्ट्रीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने का कार्य करता था। और जो सुमंत होता था वो विदेश मंत्री होता था। और पंडित राव दोस्तों धार्मिक कार्यों को देखा करता था। और जो न्यायाधीश होता था वो न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। इसके अलावा मराठा प्रशासन के दो महत्वपूर्ण कराधान प्रणाली चौथ तथा सरदेशमुखी थे। क्या क्या थे, चौथ था और सरदेशमुखी था। दोस्तों चौथ की अगर मैं बात करूं तो भू राजस्व का 1/4 था ये जो मराठाओं के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। मराठों को उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया था चौथ। और सरदेशमुखी क्या था, तो दोस्तों ये 10% का अतिरिक्त अभिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे कि ये हमारा है।
ठीक है। तो चौथ किस लिए दिया जाता था? चौथ उस स्थान पर दिया जाता था जहां पे मराठा हमला ना करें। और सरदेशमुखी कहां दिया जाता था? तो सरदेशमुखी उस जगह पे दिया जाता था जो जगह मुगलों के अधीन है और ये मराठा उस पर क्या करते थे, अपना दावा किया करते थे कि ये जमीन हमारी है, इस पे हमारा अधिकार है, तो वहां से सरदेशमुखी लिया करते थे। इसके बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष को जारी रखा, यहां तक कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण भी दी। अतः संभाजी को युद्ध में परास्त कर उसे मृत्युदंड दे दिया गया और शाहू को गिरफ्तार करके लाल किले में कैद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों राजा राम ने छत्रपति का पद संभाला, किंतु वे कभी भी स्थिरता से राजगद्दी पर ना बैठ सका और मुगलों के हमले के क्रम में इधर उधर भागता रहा। इसके बाद राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने 1700 से 1707 ईस्वी तक मुगलों से संघर्ष को जारी रखा, जो मराठा इतिहास का स्वतंत्रता संग्राम का दौर भी कहलाता है। इसके बाद 1707 में शाहू जी कैद से छूट कर निकले तो मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हो गया और इसी क्रम में बालाजी विश्वनाथ नामक पेशवा का मजबूत रूप से मराठा राजनीति में प्रवेश होता है। और बालाजी विश्वनाथ मराठा प्रशासन के 7वें पेशवा थे और इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ शाहू जी को छत्रपति बना दिया बल्कि मुगल शासक से चौथ वसूली का अधिकार फिर से प्राप्त कर लिया। इसके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं। तो बाजीराव प्रथम जिनका शासन अवधि से 1770 तक रहा करती है, तो शिवाजी के बाद दोस्तों गौरिल्ला युद्ध प्रणाली में ये सबसे कुशल माने गए और पेशवा का पद और मजबूत होकर उभरा था। इसके बाद शाहू जी ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र भी कहा था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के कारण बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा है, चर्चा में भी रहा है। किसके साथ? बाजीराव प्रथम जो था ये मस्तानी नाम की महिला से संबंध होने के कारण बहुत चर्चा में रहा है और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम ही था। इसके अलावा पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई तथा मुंशी शिवगांव की संधि भी हुई। फिर हमारा बालाजी बाजीराव आते हैं जिनका शासन अवधि 1770 से 1761 तक होता है। तो दोस्तों ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्हें मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना करते हैं। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ ने जिस वंशानुगत पेशवाई की नींव रखी थी, इसके समय में वह पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई थी और 1750 ईस्वी में संगोली की संधि के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। इसके बाद बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 फरवरी 1761 में हुआ था। इसमें बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाया करती है और इस युद्ध में दोस्तों मराठा सेना का नेतृत्व सेनापति सदाशिवराव ने किया था और दोस्तों मराठाओं की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया था। किसने? इब्राहिम गर्दी ने किया था। और बालाजी ने दोस्तों अपनी सेना में गैर मराठाओं को भी भर्ती किया था और दोस्तों बालाजी की मृत्यु 1761 में हुआ करती है। इसके बाद दोस्तों माधवराव नारायण पेशवा बनते हैं और माधवराव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पा रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और अब बादशाह मराठाओं की पेंशन भोगी बनकर रह गया। उसके बाद नारायण राव के बाद उसके पुत्र माधवराव नारायण सेकंड को गद्दी पर बिठाया गया और माधवराव नारायण द्वितीय के काल में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ और ये प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध है जो मैं इसको भी आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। उसके बाद आते हैं हमारे बालाजी और बाजीराव सेकंड। कौन आते हैं? बाजीराव सेकंड आते हैं। इनका शासनावधि 1796 से 1818 के बीच में रहता है। दोस्तों माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद बाजीराव सेकंड पेशवा बना और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा था और यह एक बहुत ही अयोग्य शासक था जो अपनी स्थिति बचाए रखने के लिए एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया और मराठों के पतन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के समय में 1802 में बसीन की संधि हुई जिसका सिंधिया और भोसले ने विरोध भी किया था। फिर इसके बाद बात करें अब हम लोग फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में। तो एंग्लो मराठा युद्ध जो पहला होता है ये 1776-1782 के बीच में हुआ करता है। जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध होता है, इसके प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था जो 1882 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ और सालबाई की संधि को संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। किसने? महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी।
उसके बाद बात करें सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध की, तो ये 1803 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच में हुआ करती है। तो 1802 में अंग्रेजों ने बसीन की संधि कर पेशवा ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार की थी और इस संधि से अन्य मराठा सरदार असंतुष्ट हुए और यह द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बना, जो 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक जारी रहा। और भोसले ने 1803 में अंग्रेजों से देवगांव संधि की और सिंधियों ने 1803 में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि से गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को कंपनी को दे दिया। क्या था, इस पॉइंट को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। भोसले ने 1803 में अंग्रेजों से देवगांव संधि की और सिंधिया ने 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि से गंगा तथा यमुना के क्षेत्र को कंपनी को दे दिया। और 1804 में होलकर ने अंग्रेजों से राजघाट की संधि की। फिर आता है हमारा थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 की ईस्वी बीच में हुआ करता है। तो दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो वह अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का स्पष्ट उद्देश्य लेकर भारत आया था। इसलिए पिंडारियों के बहाने, पिंडारी कौन दोस्तों, ये पिंडारी प्रारंभ में मराठों के अनियमित सैनिक की तरह उनके साथ युद्ध करते थे और युद्ध के बाद उस क्षेत्र की लूटपाट करते थे, किंतु मराठों का पिंडारियों से मधुर संबंध अब नहीं रह गया था। तो उसने क्या किया कि मराठों से युद्ध की घोषणा कर दी और 1817 से 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने विजय हासिल करके मराठा साम्राज्य का बड़ा भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, यहां से खत्म होता है आपका मराठा एम्पायर भी और मुगल एम्पायर भी। जितने पॉइंट्स बताए गए हैं सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, 2 से 3 बार आप देखोगे सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। केवल उन्हीं पॉइंट्स को ही कवर किया गया जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। जितना आपके सिलेबस में दिया गया हम उसी के हिसाब से ही लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा और अगर आप इस वीडियो को PDF पाना चाहते हैं तो दिए नीचे टेलीग्राम चैनल का दिख रहा है, IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड लिख के सर्च मारिए टेलीग्राम पे और वहां पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहां हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीजें दे दी जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप हमारे कोई क्वायरी है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, टाइप कीजिए IQ मेंटर और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड और सभी जगहों पर आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।